हेलो स्टूडेंट, इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय कुरुद से। आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत इकाई चतुर्थ में अनुसूची पर चर्चा करेंगे। अनुसूची क्या है? सामाजिक अनुसंधान में जब हमें प्राथमिक तथ्यों का संकलन करना होता है तब हम अनुसूची का उपयोग करते हैं। अनुसूची भी प्रश्नों की एक सूची है। सामान्यतः प्रश्नावली और अनुसूची में पर्याप्त समानता है, फिर भी अनुसूची की अपनी अलग विशेषताएं हैं। अनुसूची में प्रश्नों की तो सूची है, लेकिन इसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से पूछकर स्वयं भरता है। अनुसूची का अर्थ और परिभाषा। गुड एंड हार्ट का भी कहना है, अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। एम.एस. गोपाल का भी कहना है कि अनुसूची उन विभिन्न मदों की एक विस्तृत, वर्गीकृत, नियोजित तथा क्रमबद्ध सूची होती है जिसके विषय में सूचनाएं एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। हम अनुसूची को और बेहतर तरीके से उसकी विशेषताओं के आधार पर समझ सकते हैं। अनुसूची अध्ययन समस्या से संबंधित वर्गीकृत व व्यवस्थित प्रश्न होते हैं। अनुसूची में समस्या से संबंधित व्यवस्थित व वर्गीकृत प्रश्न होते हैं। यह एक प्रपत्र के रूप में छपा होता है। इसे भरने के लिए अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क करता है। अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता इसे स्वयं भरता है। अनुसूची के समय हम साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से तथ्यों को संकलित करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अवलोकन का भी अवसर मिलता है और यह प्रश्नों की एक सूची है, इसलिए इसमें साक्षात्कार, अवलोकन और प्रश्नावली तीनों की विशेष समन्वय दिखाई देता है। इसका प्रयोग शिक्षित व अशिक्षित दोनों वर्ग के उत्तरदाता के लिए किया जाता है। इसमें घटनाओं को अवलोकन करने का भी अवसर होता है। जो अध्ययनकर्ता अध्ययन कर रहा है उसके ऊपर भी एक प्रकार का नियंत्रण यह होता है कि जो प्रश्न पहले से तैयार हैं उन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में वह जानकारी एकत्रित करता है। इसका प्रयोग छोटे अध्ययन क्षेत्र के लिए इसलिए किया जाता है कि समय और धन की सीमाओं को ध्यान में रखकर जब हमारा अध्ययन क्षेत्र छोटा होता है तब हम अनुसूची का प्रयोग करते हैं। अनुसूची के अलग अलग प्रकार। अनुसूची यानी प्रश्नों की सूची का उपयोग हम किन किन जगह पर कर सकते हैं। पहला है अवलोकन अनुसूची। अगर हम किसी क्षेत्र विशेष का अवलोकन करना चाहते हैं तो हम पहले से ये निर्धारित कर लेते हैं कि हमें किन किन बातों का या तथ्यों का अवलोकन करना है। तो उसके लिए जो पहले से तैयार प्रश्नों की सूची होती है वह अवलोकन अनुसूची कहलाती है। मूल्यांकन अनुसूची, जब कोई विषय विशेष पर हम लोगों की राय, दृष्टिकोण को जानना चाहते हैं तो हम मूल्यांकन मतलब किसी घटना प्रघटना का मूल्यांकन करने के लिए हम मूल्यांकन अनुसूची का निर्माण करते हैं। प्रलेख अनुसूची, ज़्यादातर पूर्व के या पुराने रिकॉर्ड हैं या ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उससे संबंधित कोई लेख, आलेख, जो भी जानकारियां पहले से संग्रहित हैं उस संग्रहित जानकारियों को एक जगह पर जब हमें संकलित करना होता है तब हम प्रलेख अनुसूची का उपयोग करते हैं। या स्टूडेंट से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन को निकालना है या किसी कार्यालय से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन स्टाफ के संबंध में निकालना है या डॉक्यूमेंट्स के संबंध में कोई जानकारी निकालना है तब इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है और किसी संस्था का सर्वेक्षण कर रहे होते हैं तो वो संस्था के सर्वेक्षण हेतु एक अनुसूची बनाकर लेकर आते हैं।
कि मान लीजिए महाविद्यालय का सर्वेक्षण करना है तो विद्यार्थियों के संदर्भ में अलग अनुसूची बनाकर लाएंगे, शिक्षक समुदाय के लिए अलग अनुसूची बनाकर लाएंगे, कार्यालयी जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाने या उनसे क्या जानकारियाँ संस्था के संबंध में चाहिए उसके संदर्भ में पहले से प्रश्न तैयार करके लेकर आते हैं। तो इस तरह अलग अलग विभागों से संबंधित जो प्रश्न तैयार करके किसी संस्था में जाते हैं वो संस्था सर्वेक्षण अनुसूची कहलाती है। जैसे कि मैंने पूर्व में ही कहा था कि सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में किया जाता है, क्योंकि जब हम शहरी और ग्रामीण, शिक्षित और अशिक्षित सभी वर्ग विशेष, समुदाय विशेष के लोगों से तथ्यों का संकलन करना होता है तो उनसे प्रत्यक्ष संपर्क करके प्राथमिक तथ्यों को संकलन करना अधिक विश्वसनीय या प्रामाणिक होता है। इसलिए इस साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब जब हम अनुसूची का निर्माण कर रहे होते हैं तो अनुसूची के निर्माण के समय हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम अनुसूची का निर्माण कर रहे हैं तो जिस अध्ययन समस्या पर हम अनुसूची का निर्माण कर रहे हैं उस अध्ययन समस्या के संदर्भ में हमें पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए साहित्य का पुनरावलोकन करना बहुत आवश्यक है। उस विषय विशेष पर जितनी जानकारियाँ, जितनी चीज़ें आप लोगों से पूछ कर पता कर लें तो हमारे लिए अनुसूची का निर्माण करना ज़्यादा सरल होगा। तो अनुसूची का निर्माण तो करेंगे, उसके अंदर प्रश्नों को तैयार करेंगे, लेकिन अनुसूची का निर्माण के संदर्भ में और भी कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो निर्माण की प्रक्रिया में पहली बात आती है अनुसूची का भौतिक या बाह्य पक्ष। अनुसूची का जब हम निर्माण कर रहे हैं तो आजकल अनुसूची का निर्माण जो हमारा फोटोकॉपी जो पेपर है A4 साइज़ में जो पेपर आता है उसके पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। उस पेपर क्वालिटी में हम अनुसूची का निर्माण करते हैं। अनुसूची का निर्माण हमेशा वन साइडेड होना चाहिए। अनुसूची का निर्माण करते हुए प्रश्नों के किनारे में मार्जिन छोड़ना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी वो मार्जिन बहुत उपयोगी साबित होते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर या कोई विशेष जानकारी हमें मिलती है हम उस विशेष जानकारियों को उस मार्जिन पर लिखकर रख सकते हैं। अनुसूची की अंतर्वस्तु या अनुसूची में किस तरह के प्रश्न रखने चाहिए, कैसे प्रश्न हो, प्रश्नों का स्वरूप कैसा हो, इस चीज़ों के लिए अनुसूची में बहुत बोरिंग प्रश्न ना हो, सरल हो, स्पष्ट हो, छोटे प्रश्न हो, हाँ या नहीं में उत्तर हो या कई विकल्प हो, केवल उनसे टिक लगवाना है, इस तरह के प्रश्न जो हैं वो अनुसूची में शामिल करने चाहिए। और जो विषय से संबंधित बातें ना हो ऐसे प्रश्नों को अनुसूची में शामिल ना करें। तो अनुसूची की शब्दावली कैसी हो, क्योंकि वह शिक्षित और अशिक्षित वर्गों के लिए भी उपयोग में लाई जा रही है, इसलिए अशिक्षित वर्ग के लोग जिन प्रश्नों को पूछा जा रहा है उसे सरलता से समझ सके, इस चीज़ों का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। अब प्रश्नों के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे निर्देशक प्रश्न, अनिर्देशक प्रश्न। जैसे कुछ प्रश्न जो हैं वो बंद हैं, जैसे प्रश्नावली में हमने देखा कि हाँ या नहीं में बताने वाले प्रश्न होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें इस विषय विशेष पर आप अपनी राय दीजिए, तो केवल हमने उसे स्वतंत्र छोड़ दिया प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। 3, 4, 5 लाइन छोड़ दिया और उनसे पूछा कि आप इस विषय पर अपनी राय दीजिए, तो जो राय उन्होंने दी उसे हम वहाँ पर लिख कर ले आते हैं। कुछ प्रश्न जो हैं वो बहुवैकल्पिक होते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न में कई ऑप्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी शिक्षा का स्तर क्या है, प्राथमिक, माध्यमिक, हायर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर। तो इसमें से वो जहाँ तक शिक्षा उसने प्राप्त की है उस पर वह जानकारी देगा और वहाँ पर हम टिक लगा कर ले आएंगे। कुछ प्रश्न जो हैं वो निर्देशक प्रश्न होते हैं। निर्देशक प्रश्न में ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे क्या आपको ऐसा लगता है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करता है, हाँ या नहीं। तो हमने पहले से उसे निर्देशित कर दिया, उसके बाद उससे हाँ या नहीं के संदर्भ में जानकारी चाह रहे हैं। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे बहुअर्थक प्रश्न। बहुअर्थक प्रश्न कैसे होते हैं, जैसे आपसे पूछा गया कि आप कहाँ के निवासी। अब कहाँ के निवासी के तो बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, जैसे हम भारत के निवासी हैं, हम रायपुर के निवासी हैं, हम कुरुद के निवासी हैं। तो इसके बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो यह निश्चित नहीं है कि उस प्रश्न में किस प्रकार के उत्तर की संभावना जो है वो होनी चाहिए। श्रेणीबद्ध प्रश्न, ये प्रश्न
बहुत उपयोगी होता है किसी क्षेत्र विशेष का रैंकिंग करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम युवा पीढ़ी में, आज की युवा पीढ़ी किस प्रकार के क्षेत्रों में जॉब चाहती है या नौकरी करना चाहते हैं, उसके संदर्भ में उनसे प्रश्न पूछे कि आप किस प्रकार के, हम 5, 6, 7, 8 कोई ऑप्शन दे दे कि आप इन श्रेणियों में से जॉब में जाना चाहते हैं। जैसे प्रशासन में, पुलिस में जाना चाहते हैं, शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सेना क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या किसी राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, खेलकूद क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कोई भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उससे संबंधित प्रश्न दें और उनसे कहें कि आप अपने इंटरेस्ट के आधार पर किस क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर क्रम देंगे, उसे नंबरिंग कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो श्रेणीबद्ध प्रश्न है, जिससे ये पता चल जाएगा कि लोगों में किस और रुझान जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ प्रश्न जो हैं वो बड़े अस्पष्ट प्रश्न होते हैं, जैसे क्या आप सुसंस्कृत हैं? अब सुसंस्कृत की कोई व्याख्या नहीं है कि सुसंस्कृत का अर्थ क्या है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को प्रश्न अनुसूची में शामिल नहीं करना चाहिए। किस प्रकार के प्रश्न अनुसूची में शामिल करने चाहिए? पहली चीज़ तो प्रश्न सरल हो, स्पष्ट हो, समझने लायक हो, जिस वर्ग विशेष के लिए प्रश्न बनाए जा रहे हैं उस वर्ग विशेष के लोगों की मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर प्रश्नों का निर्माण जो है वो किया जाना चाहिए। प्रश्न हमेशा अध्ययन समस्या से संबंधित ही होने चाहिए। अध्ययन समस्या के बाहर के प्रश्नों को शामिल नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इन प्रश्न जो हैं वो बनाते समय आपका विषय विशेष पर जितना ज्ञान होगा, प्रश्नों को बनाने में आपको उतनी सफलता हासिल होगी। बहिष्कार योग्य प्रश्न, प्रश्नावली में बहुअर्थक प्रश्न शामिल नहीं करना चाहिए। अनुसूची या प्रश्नावली दोनों में बहुअर्थक प्रश्नों को शामिल नहीं करना चाहिए। साथ ही ऐसे प्रश्न जिस प्रश्नों के आधार पर किसी जाति विशेष, समुदाय विशेष या संप्रदाय विशेष को ठेस पहुँचे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे, ऐसे प्रश्नों का अनुसूची में बहिष्कार करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर अनुसूची का निर्माण करेंगे। अनुसूची के फायदे क्या क्या हैं? अनुसूची से तथ्यों के संकलन का पहला फायदा है कि हम क्योंकि स्वयं उपस्थित होते हैं तो व्यक्तिगत संपर्क तो हम करते ही हैं, जिससे हमारे द्वारा जो प्राप्त जानकारी है वो उत्तरदाता से जो प्राप्त जानकारी है वो प्रामाणिक और विश्वसनीय होता है, क्योंकि हम उनके पास उपस्थित हुए थे और उनसे पूछकर उनकी राय को हमने जाना। जब हम अनुसूची के लिए उत्तरदाता से संपर्क करते हैं तो हमें अवलोकन का भी अवसर मिलता है, जिससे जो उत्तरदाता ने जानकारी दी है वो जानकारी प्रामाणिक है या विश्वसनीय है या नहीं, उसको जांचने का भी अवसर मिल जाता है। एक और चीज़ जो दिखाई देता है वो है कि अनुसूची में उत्तरदाताओं से अधिकतम उत्तर प्राप्त होने की संभावना है या 99% उत्तर प्राप्त होने की संभावना रहती है, क्योंकि हम वहाँ पर उत्तरदाता के समक्ष उपस्थित होते हैं तो उसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रेरित भी कर रहे होते हैं, तो अधिकतम उत्तर मिलने की संभावना है। यह सभी वर्गों के लिए उपयोगी है, जैसे पहले ही कहा कि शिक्षित व अशिक्षित दोनों वर्ग के लिए उपयोगी है, और दोनों सभी वर्गों के लिए उपयोगी है, इसलिए इसमें निदर्शन का दोष का निवारण भी हो जाता है। सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, इसलिए स्टैटिस्टिकल डाटा या स्टैटिस्टिकल काउंटिंग करना ज़्यादा सरल होता है, और यह प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला उपकरण है। और ऐसी जानकारियाँ या तथ्य जो अध्ययन समस्या से संबंधित नहीं हैं, बेकार के हैं, उन अनावश्यक तथ्यों से भी हमें छुटकारा मिलता है, लेकिन इसके अपने कुछ लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन ये है कि अनुसूची में विषय विशेष या अध्ययन समस्या पर जो प्रश्न बनाए जाते हैं, अगर एक ही अलग अलग अध्ययनकर्ता एक ही विषय पर प्रश्नों को तैयार करें तो सभी के प्रश्नों का स्वरूप जो है वो अलग अलग होता है, अर्थात सार्वभौमिक प्रश्न तैयार नहीं हो पाते। कई बार होता है
कि हमें जो चयनित उत्तरदाता है उससे हम बार बार संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाता और ऐसी स्थिति में हमारी अनुसूची को भर पाना संभव नहीं होता। एक ही क्षेत्र में बार बार जाना होता है, बहुत सारे उत्तरदाताओं से बार बार जाने पर भी संपर्क नहीं हो पाता, इसलिए हमें समय और धन की भी अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि अध्ययन के अपनी समय सीमा होती है और उस समय सीमा में हमें अध्ययन को पूर्ण करना अगर होता है तो हम सीमित क्षेत्र में ही इसका उपयोग जो है वो कर पाते हैं। एक और चीज़ होता है कि उत्तरदाता या जो अनुसंधानकर्ता जो है वो जब अनुसंधान करने जाता है तो अनुसंधान के समय वो सूचनादाता के विचारों को अपने विचारों से प्रभावित करता है, या अर्थात वो कभी कभी जिस प्रकार की विचारधारा या सोच उसकी अपनी होती है उस विचारधारा को वह उत्तरदाता के ऊपर लादने की कोशिश करता है या सौंपने की कोशिश करता है, यानी उसे प्रभावित कर जाता है, तो हमारे अनुसंधान में पक्षपात की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहूँगी, प्रश्नावली और अनुसूची दोनों के संदर्भ में हमेशा अनुसंधानकर्ता ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब अनुसूची और प्रश्नावली बन जाती है तो हम उसका परीक्षण नहीं करते। हमेशा अध्ययन क्षेत्र में तथ्यों के संकलन के जाने के पूर्व अगर आप इसका परीक्षण कर लें तो प्रश्नों के तैयार करने में क्या क्या गलतियां रह गई हैं उस गलतियों को सुधारने का अवसर जो है वो हमें मिलेगा, और फिर हम उसे रीप्रिंट करके पहले 2-3-4 प्रतियां आप छपवा लीजिए और उसके बाद उनमें से प्रश्नों को पूछ कर देखिए। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न सही नहीं बने हैं या उसमें सही उत्तर प्राप्त होने की संभावना नहीं है तो उन प्रश्नों को सुधार दीजिए, या जो प्रश्न अच्छे नहीं हैं, गलत बने हुए हैं, उन प्रश्नों को वहाँ से हटा दिए। तो एक आवश्यकता इस बात की है कि पूर्व परीक्षण प्री टेस्ट आप अवश्य कीजिए। अगर आप प्री टेस्ट करके तथ्यों का संकलन करेंगे तो आपके अनुसंधान हेतु सही तथ्य या जानकारियाँ आपको मिल जाएगी, ताकि आपका अनुसंधान जो है वो सही दिशा की ओर या सही निष्कर्ष तक पहुँचे। धन्यवाद।